तोकुगावा शोगुनेट के दौरान एक अत्यधिक कुशल तलवारबाज प्रकट हुआ। इस आदमी ने अकेले ही शोगुनेट सैनिकों के एक पूरे समूह को बिना एक भी घाव झेले मिटा दिया। उसका नाम बैटोसी था। वर्तमान में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम अपने नायक एक भटकते तलवारबाज से मिलते हैं। सड़क पर यात्रा करते समय एक लड़की उसे गलती से बैटोसी, कुख्यात हत्यारा समझ लेती है, जिसके बारे में सभी ने सुना है, और वह उस पर हमला कर देती है। हालांकि उसे जल्दी ही एहसास हो जाता है कि वह भयभीत बैटोसी नहीं है, लेकिन फिर भी वह एक असामान्य तलवार रखता है, एक उलटी ब्लेड वाली तलवार, जिसकी धार अंदर की ओर होती है, जिससे यह लगभग बेकार हो जाती है। वह उसे बताती है कि क्षेत्र में तलवारों का उपयोग प्रतिबंधित है। फिर वह लड़ाई में आसपास के पुलिस अधिकारियों की आवाज सुनती है और यह सोचकर दौड़ पड़ती है कि उन्होंने असली बैटोसी पकड़ ली है। आगमन पर वह पुलिस को एक बड़े आदमी से लड़ते हुए देखती है, जो पहले ही कई अधिकारियों को मार चुका है और अहंकारपूर्वक बैटोसी होने का दावा कर रहा है। लड़की लड़ाई में शामिल होने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी बांह घायल हो जाती है, जिससे नायक को आगे आकर उसकी सहायता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जैसे ही अधिक पुलिस आती है, वह आदमी पीछे हट जाता है। लड़की उसका पीछा करना चाहती है, लेकिन नायक उसे रोकता है, चेतावनी देता है कि अगर वह घायल अवस्था में किसी का पीछा करने पर जोर देती है तो वह मर सकती है। उसका तर्क है कि वह आदमी हत्या करने के लिए उसके स्कूल के नाम का इस्तेमाल कर रहा है और उसे रोकना होगा। पुलिस के आने से पहले नायक उसे जाने में मदद करता है। वे उसके डोजो में वापस जाते हैं, जहां वह अपना परिचय क्योरू के रूप में देती है। वह बताती हैं कि उनका स्कूल भले ही छोटा था, लेकिन एक समय उसकी प्रतिष्ठा थी। हालांकि महीनों पहले एक हत्यारा सामने आया और अब उसके कई छात्र डर के मारे भाग गए हैं। भले ही बैटोसी के नाम का डर लंबे समय से है, लेकिन लोग अभी भी इससे डरते हैं। वह अनिश्चित है कि जिस आदमी का उन्होंने सामना किया वह वास्तव में बैटोसी था, लेकिन वह जानती है कि उसे रोकना होगा। नायक उसे रात में बाहर न जाने की सलाह देता है, क्योंकि यह खतरनाक है और उसके स्कूल का सम्मान उसके जीवन के लायक नहीं है। क्योरू ने जवाब दिया कि उसके पिता ने जान बचाने के लिए तलवार का इस्तेमाल करने के लिए स्कूल की स्थापना की थी, लेकिन एक साल पहले उन्हें युद्ध के मैदान में बुलाया गया और उनकी मृत्यु हो गई। अब कोई बुराई करने के लिए स्कूल के नाम का दुरुपयोग कर रहा है और उसे रोकना होगा। वह आगे कहती हैं कि उनके जैसा कोई आदर्शों से रहित पथिक समझ नहीं पाएगा। नायक क्योरू को फिर से रात में बाहर न निकलने की चेतावनी देते हुए चला जाता है। वह उसे याद दिलाता है कि स्कूल की रक्षा करना उसके जीवन की रक्षा करने के बाद आता है, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहेंगे कि वह अपने सम्मान के लिए मर जाए। क्योरू के चाचा, जिनका खुद कोई आदर्श नहीं है, उन्हें सलाह देते हैं कि वह नायक की बात न सुने, क्योंकि घुमक्कड़ शायद ही कभी ऐसी चीजों को महत्व देते हैं। कुछ दिनों बाद जब क्योरू बाहर होती है, तो वह देखती है कि नायक को सार्वजनिक रूप से तलवार ले जाने के कारण पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। क्योरू के चाचा ने उसे छुड़ाने के लिए पुलिस को रिश्वत दी। नायक उन दोनों को धन्यवाद देता है और हत्यारे के बारे में पूछता है। क्योरू का कहना है कि उसने कोई प्रगति नहीं की है, लेकिन सुना है कि एक बार पड़ोसी शहर में एक डोजो था। अब अपराधियों द्वारा पराजित कुछ महीने पहले एक समुराई जो अनुग्रह से गिर गया था, ने उस स्थान पर कब्जा कर लिया। वह 2 मीटर से अधिक लंबा है और हत्यारे जैसा दिखता है। क्योरू के चाचा चले जाते हैं और क्योरू नायक को रात रुकने के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने व्यक्तिगत मामलों का हवाला देते हुए मना कर दिया। फिर वह उसके चाचा के बारे में पूछता है और क्योरू बताती है कि उसने महीनों पहले उसे अपने घर के सामने बेहोश पाया था और उसे नौकर के रूप में ले लिया था। उसने उसकी निजता का सम्मान करने के लिए उसके अतीत के बारे में पूछताछ नहीं की। उस रात बाद में नायक हत्यारे को खोजने के लिए पड़ोसी शहर में अपराधियों के कब्जे वाले डोजो की ओर जाता है, यह जानते हुए कि वह बातोसाई का रूप धारण कर रहा है। उनका अंदाजा सही है। उसके आगमन से अंदर के अपराधी नोटिस कर लेते हैं और उस पर हावी होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे उसे सिर्फ एक दुबले पतले आदमी के रूप में देखते हैं। इस बीच क्योरू के चाचा ने उस पर अपनी जमीन और डोजो बेचने का दबाव डाला, यह दावा करते हुए कि जमीन की कीमत बढ़ रही है। वह मना करती है, लेकिन वह उस पर बात मानने के लिए दबाव डालता है। यह पता चला कि वह 2 मीटर लंबे हत्यारे का नेता है और उसकी संपत्ति पर कब्जा करने आया है। उसकी लकड़ी की तलवार प्रतिद्वंद्वी की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती थी, इसलिए पुराने नौकर ने तुरंत उसका कुछ खून निकाला और हस्तांतरण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया। उसी समय पथिक आ पहुंचा। वह ठगों के समूह से तेजी से निपट गया और क्योरू की तरह तलवारबाजी के बारे में झूठी बातें नहीं की।
उनके लिए तलवार एक हथियार थी और तलवारबाजी हत्या करने की एक तकनीक थी। क्योरू ने तलवारबाजी के बारे में जो सोचा वह किसी ऐसे व्यक्ति का भोला विचार था जिसने दुनिया का अनुभव नहीं किया था। वह अभी भी बहुत मासूम थी, लेकिन उसे उसकी मासूमियत पसंद थी। फिर वह दोनों खलनायकों की गुंडागर्दी को संभालने के लिए दौड़ पड़ा। उसका एक वार एक साथ 4 या 5 आदमियों को मार गिराने के लिए काफी था। उन्होंने समझाया कि बातोसाई की असली तलवारबाजी युद्धरत राज्यों के काल की एक तकनीक थी, और यदि वह रिवर्स ब्लेड तलवार का उपयोग नहीं कर रहे होते तो वे सभी अब तक मर चुके होते। सभी को एहसास हुआ कि वह वास्तव में बातोसाई था। हालांकि 2 मीटर लंबा व्यक्ति निडर रहा और उसने लड़ने के लिए अपनी तलवार निकाल ली। नायक को एहसास हुआ कि पहली बार मिलने पर उसके साथ व्यवहार न करके उसने गलती की थी। जैसे ही वह आदमी हमला करने वाला था, नायक उसकी दृष्टि की रेखा से बाहर कूद गया और उसके सिर पर वार कर दिया। केवल नेता ही रह गया और कुछ धमकियों के बाद वह इतना भयभीत हो गया कि बेहोश हो गया। नायक ने जानबूझकर इस तथ्य को नहीं छिपाया कि वह क्योरू का बटोसाई था। वह अब इसे आगे नहीं लाना चाहता था। वह जाने ही वाला था कि क्योरू ने उसे आवाज दी और रुकने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि यदि उसने बातोसाई को अपने डोजो में रहने की अनुमति दी तो यह उसे नष्ट करने जैसा होगा। लेकिन क्योरू को बातोसाई की जरूरत नहीं थी। उसे उस पथिक की जरूरत थी जिससे वह मिली थी। वह जानती थी कि बटोसाई केवल एक उपाधि थी जिसका उपयोग उसने तब किया था जब वह एक तलवारबाज था। फिर उसने उसे बताया कि उसका नाम केंचेन है और इतनी देर तक घूमने के बाद वह थोड़ा थक गया था और थोड़ी देर रुकेगा। 1 सप्ताह बीत गया और हत्यारे के साथ मामला सुलझ गया, लेकिन कोई भी छात्र डोजो में वापस नहीं आया। क्योरू इस बात से भी हैरान था कि केंचेन, जो 28 वर्ष का था, अभी भी इतना युवा क्यों दिखता है। वे दोनों बाहर गए क्योंकि क्योरू अभ्यास के लिए एक दोस्त के डोजो के पास जाना चाहता था। केंचेन को विश्वास था कि उनके छात्र जल्द ही लौट आएंगे। अचानक एक युवा लड़के ने केंचेन का बटुआ छीन लिया। क्योरू को इसका एहसास हुआ और उसने इसे वापस पाने के लिए लड़के को पकड़ लिया, लेकिन केंचेन ने दयालु होने के कारण इसे उसे दे दिया। लड़के ने केंचेन की ओर बटुआ वापस फेंक दिया, खुद को समुराई के वंशज याहिको के रूप में पेश किया और कहा कि उसे केंचेन की दया की आवश्यकता नहीं है। वह केवल केंचेन को चिढ़ाना चाहता था क्योंकि उसने उसे सार्वजनिक रूप से तलवार ले जाते हुए देखा था। केंचेन ने देखा कि याहिको के बच्चा होने के बावजूद उसका दिमाग परिपक्व था, इसलिए उसने उसे कम आंकने के लिए माफी मांगी। वे चलते रहे और केंचेन ने टिप्पणी की कि यह क्षेत्र कितना जीवंत था। क्योरू पूछना चाहती थी कि केंचेन घुमक्कड़ क्यों बन गई है, लेकिन दूसरों की निजता का सम्मान करने की अपनी इच्छा को याद करते हुए उसने बात टाल दी। जैसे ही वे अलग हुए, क्योरू ने केंचेन से उसके लिए कुछ खरीदने को कहा। वह इत्मीनान से चला गया। तभी एक गाड़ी पर सवार एक आदमी से टकरा गया। वह व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाने का रास्ता पूछने के लिए रुका। क्योरू द्वारा उसे निर्देश देने के बाद उसे आश्चर्य हुआ कि यह आदमी कौन था, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से एक उच्च पद पर था। इस बीच याहिको को 2 ठगों द्वारा सुरक्षा राशि की मांग करते हुए धमकी दी जा रही थी। याहिको ने उनसे कहा कि वह इसे रात में उन्हें दे देगा, लेकिन उन्होंने उसे पीटा और धमकी दी कि अगर उसने रात तक भुगतान नहीं किया तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। तभी कीरू ने सुना कि पुलिस तलवार लेकर एक आदमी का पीछा कर रही है। यह महसूस करते हुए कि केंचेन मुसीबत में है, वह उसे ढूंढने के लिए दौड़ी। जब तक वह पहुंची, केंचेन को घेर लिया गया जब कई पुलिस अधिकारी तलवारों के साथ दिखाई दिए। उन्हें टोक्यो में विशिष्ट प्रवर्तक माना जाता था और नियमित अधिकारी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। लेफ्टिनेंट केंचेन को अपनी तलवार खींचने के लिए मजबूर करना चाहता था ताकि उसके पास लड़ने का एक कारण हो। जब एक नियमित अधिकारी ने बात की तो लेफ्टिनेंट ने उस पर हमला कर दिया। केंचेन अपनी तलवार को लापरवाही से नहीं निकालना चाहता था क्योंकि वह दिखावे के लिए तलवार लेकर आया था। तभी क्योरू आ गया। लेफ्टिनेंट ने उसे रोका और धमकी दी कि अगर केंचेन ने अपनी तलवार नहीं निकाली तो वह उसे अपमानित करेगा। देखने वाले लोगों ने सोचा कि वे अत्याचारियों का एक समूह है, लेकिन लेफ्टिनेंट ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि जो कोई भी उसका विरोध करेगा उसे कानून प्रवर्तन में बाधा डालने के लिए मार डाला जाएगा। केंचेन के पास अपनी तलवार निकालने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उस समय जिस चाचा ने पहले क्योरू से दिशा निर्देश पूछा था, वह पुलिस प्रमुख के साथ था। वह बटुसाई को ढूंढने आए थे। उन्होंने बताया कि बटुसाई को जनता ने गलत समझा था। यह सच है कि बटुसाई ने हत्या की थी, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं। उन्होंने क्रांति की सेवा के लिए हत्या की थी। चाचा बटुसाई को ढूंढना चाहते थे और उसे उच्च पदस्थ सरकारी नेताओं से मिलवाना चाहते थे। अचानक एक पुलिस अधिकारी ने खबर दी कि पुलिस के तलवारबाज उपद्रव मचा रहे हैं। मुखिया ने चाचा को कानून लागू करने के लिए स्थापित पुलिस तलवारबाज इकाई के बारे में जानकारी दी।
लेफ्टिनेंट एक ऐसे परिवार से था जिसने क्रांति में भूमिका निभाई थी। किशिशी कहलाने वाले इन परिवारों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर 5 प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया था। 2 सबसे शक्तिशाली समूह सत्सुमा और चाओशू थे, जिनके पास मीजी बहाली के दौरान महत्वपूर्ण शक्ति थी। आजे सत्सुमा के पास पुलिस की सत्ता थी, जबकि चाओशू के पास सेना का नियंत्रण था। प्रमुख ने पूछा कि लेफ्टिनेंट ने किस कारण परेशानी पैदा की है, और उसने केवल इतना सुना कि लेफ्टिनेंट और उसके तलवारबाजों को लाल बाल, तेज चाल और गाल पर क्रॉस के आकार के निशान वाले एक छोटे कद के व्यक्ति ने हरा दिया था। यह सुनकर अधिकारी हैरान रह गया। फिर वे घटनास्थल पर गए और पाया कि केनचेन के सामने केवल 3 तलवारबाज बचे थे। उसने केवल लेफ्टिनेंट को छोड़कर उनमें से 2 को आसानी से निपटा लिया। उसने लेफ्टिनेंट को लोगों को शपथ दिलाने का मौका दिया कि वह अब उन पर अत्याचार नहीं करेगा और वह उसके साथ स्टेशन जाएगा। लेकिन लेफ्टिनेंट ने इनकार कर दिया और केनचेन पर हमला कर दिया, लेकिन पीठ पर वार से वह तेजी से पराजित हो गया। लोग केनचेन की जीत का जश्न मनाते हुए इकट्ठा हो गए, लेकिन उन्होंने अधिकारी को आते हुए देख लिया। केओरू ने उस आदमी को उसके नाम से पहचान लिया। वह क्रांति के दौरान सबसे शक्तिशाली किशिशी समूह के पूर्व कमांडर थे और अब सरकारी सेना में एक मार्शल हैं। उन्होंने केनचेन को सरकार के लिए काम करने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन केनचेन ने इनकार कर दिया। वह किसी पद को स्वीकार करने को उचित ठहराने के लिए हत्यारे के रूप में अपने कार्यों का उपयोग नहीं करना चाहता था। अधिकारी का मानना था कि केनचेन के कार्य न्याय के लिए थे, लेकिन केनचेन ने बताया कि वह उच्च पद पाने के लिए तलवार लेकर नहीं आया था। उन्होंने इसे अपने देश की रक्षा के लिए धारण किया था। बाद में केनचेन और क्योरू चले गए और केनचेन ने प्रतिबिंबित किया कि वह एक हत्यारे से एक घुमक्कड़ बन गया था। अब वह केवल उन लोगों की रक्षा के लिए तलवार का उपयोग करता था जिनकी वह परवाह करता था। पुलिस प्रमुख को एहसास हुआ कि जिस बुरे पक्ष के बारे में उन्होंने सुना था, वह कोई निर्दयी, खूनी हत्यारा नहीं था, बल्कि वास्तव में एक दयालु व्यक्ति था। क्योरू को अब समझ आया कि केनचेन ने घुमक्कड़ बनना क्यों चुना। उसे तो बस आजादी चाहिए थी। इस बीच लड़के यहिको को वह रोल मॉडल मिल गया जिसका वह केनचेन के साथ अनुसरण करना चाहता था। बाद में यहिको ने एक बूढ़ी औरत को अपना बटुआ गिराते देखा। उसके सामने स्वार्थी विकल्प यह था कि या तो पिटाई से बचने के लिए पैसे 2 ठगों को सौंप दें या सही काम करें। यहिको ने बूढ़ी औरत को बटुआ लौटाने का फैसला किया। उस दोपहर 2 ठगों ने यहिको को पाया और सुरक्षा धन की मांग की। यहिको ने जेब काटने के अपने तरीके को पीछे छोड़ने का फैसला किया था, लेकिन एक ठग ने उसकी पिटाई कर दी और पूछा कि उसका फैसला क्या है। यहिको ने जवाब दिया कि यह जीवन शर्मनाक है। ठग ने उसे सबक सिखाने का फैसला किया, लेकिन तभी क्योरू कुछ सामान लेकर पहुंचा और उसने ठगों को यहिको को घसीटते हुए ले जाते देखा। ठग उसे वापस अपने ठिकाने पर ले गए, जहां नेता, एक पूर्व समुराई, ने घोषणा की कि वर्तमान युग में समुराई बेकार थे। वे अपनी शक्ति खो चुके थे और केवल धन और शक्ति को महत्व देने के लिए बचे थे। उन्होंने उल्लेख किया कि कितने डाकू कभी समुराई थे। इसके बावजूद यहिको ने ठग की जीवन शैली को अस्वीकार कर दिया और इसके लिए उसे पीटा गया। इसके बाद नेता ने यहिको के परिवार का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके पिता ने सरकार से लड़ाई की थी और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनकी मां वेश्यालय में काम करती थीं और बीमारी से मर गईं। यहिको ने खड़े होकर घोषणा की कि उसके पिता ने क्रांतिकारी सेना में शामिल होकर व्यापक भलाई के लिए खुद को बलिदान कर दिया था और उसकी मां ने कड़ी मेहनत की थी और उस श्रम से उसकी मृत्यु हो गई। वह किसी को भी अपने परिवार पर लांछन लगाने की इजाजत नहीं देंगे। ठग अभी भी तलवार पकड़े हुए येहिको पर हमला करने वाला था जब केनचुन अचानक आ गया और येहिको की रिहाई की मांग करने लगा। ठग ने केनचुन से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन जब केनचुन ने उसे छत से मारा तो वह तेजी से नीचे गिर गया। गिरोह के नेता को अपनी स्थिति का एहसास हुआ। केनचुन से डरने लगा। उन्होंने केनचुन को येहिको को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी और केनचुन ने लड़के को कम आंकने के लिए माफी मांगी और उसकी चोटों की भरपाई के तरीके के रूप में इलाज करने का वादा किया। गिरोह के सदस्य असंतुष्ट थे, लेकिन नेता ने उनसे केनचुन को जाने देने के लिए कहा। उसने केनचुन की आंखों में घातक समलैंगिकों को पहचान लिया, यह महसूस करते हुए कि अगर वे उससे लड़ते भी हैं तो भी वे जीत नहीं पाएंगे। एक बच्चे को खोना और शांति से रहना बेहतर था। इसके बाद केनचुन येहिको को क्योरू के डोजो के पास ले गया और उससे कहा